तो दोस्तों आरबीआई लेने जा रही है एक बहुत बड़ा फैसला। इस फैसले से जो भी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रखा है दोस्तों, क्या वो हो जाएगा और ज्यादा रिस्की या फिर हो जाएगा और ज्यादा सेफ। और किस्मत की बात है, वो भी कौन थे? मोदी। इस वीडियो को दोस्तों इजी बनाने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है दोस्तों, हम देखेंगे कि आज तक आरबीआई बैंक्स के साथ में क्या करता आ रहा था। और दूसरा जो पार्ट है दोस्तों वो ये है कि जो अभी तक वर्किंग होती आ रही है उसके प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो आप ये देखेंगे कि अब जो आरबीआई करने वाला है उससे आपकी सेविंग्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। वो हो जाएगी और ज्यादा सेफ या हो जाएगी वो और ज्यादा रिस्की। और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप जो पैसा दोस्तों बैंक में जमा करते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि आपका पैसा वहां सेफ पड़ा रहे और उसके ऊपर आपको कुछ एक इंटरेस्ट मिले। अब वो जो पैसा दोस्तों बैंक के पास में पड़ा हुआ है वो उस पैसे का करता क्या है, ये चीज सबको पता है दोस्तों। वो जो पैसा है बैंक आगे लोन पे दे देता है। कोई लोन बहुत सेफ होते हैं, कुछ मीडियम थोड़े सेफ होते हैं, कुछ रिस्कियर कैटेगरी में चले जाते हैं और कुछ बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज है दोस्तों जो हर बैंक ने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखी है। जितना ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होगा या जितना ज्यादा सेफ जगह दोस्तों बैंक पैसा इन्वेस्ट करेगा, उतना वहां से उसको रिटर्न जो है वो कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें होम लोन की। होम लोन देखा जाए दोस्तों तो बैंक के लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहां पे बैंक के पास में कुछ कोलेट्रल रखा हुआ था। जो नॉन कोलेट्रल लोन्स होते हैं जिसमें कुछ गिरवी नहीं रखा जाता है वो थोड़े रिस्की कैटेगरी में चले जाते हैं, लाइक पर्सनल लोन जो होते हैं। और उसके ऊपर जो कंपनी वाले लोन्स होते हैं दोस्तों वो और ज्यादा रिस्कियर कैटेगरी में रहते हैं, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो गई तो बैंक को पैसा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुराना एग्जांपल दोस्तों आपको याद है, विजय माल्या जो है किंगफिशर के मालिक थे, वो ऐसे बैंक के पैसे खा के भाग गए। देन उसके बाद नीरव मोदी थे जो डायमंड किंग थे एक टाइम पे, वो बैंक के पैसे खा के भाग गए। और ये सिर्फ प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक्स के साथ में नहीं है दोस्तों, ये सेम चीज कॉर्पोरेट सोसाइटीज कॉर्पोरेट बैंक के साथ भी है। कॉर्पोरेटिव बैंक्स के भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के भी ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। आदर्श क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का जो रिसेंट स्कैम हुआ था जहां पे उसके जो फाउंडर्स थे वो पैसे खा के भाग गए। और किस्मत की बात देखिए दोस्तों, वो जो फाउंडर्स थे उनका सरनेम भी क्या था। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन ये था कि आरबीआई ने अपनी एक फुली ओन्ड सब्सिडरी बनाई जिसका नाम था डीआईसीजीसी, जिसका फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। यानी आप जो पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, अगर कभी किसी कारणवश वो बैंक बंद हो जाता है या बैंक के पास में पैसे नहीं बचते हैं आपको देने के लिए, तो डीआईसीजीसी वो जो पैसा है वो आप लोगों को देगी। ये सिंपल सी भाषा में अपन इसको समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये जो पैसा डीआईसीजीसी आपको देगी उसकी लिमिट है दोस्तों 5 लाख की। यानी सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही वो क्लेम आपको करेंगे, चाहे आपके अकाउंट में 10 लाख रखे हैं, 20 लाख रखे हैं या 10 करोड़ रखे हैं। ये एक बैंक की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके ऐसे 10 बैंक्स में अकाउंट है दोस्तों और हर बैंक में आप 5-5 लाख रुपए रख रहे हैं, तो हर बैंक के लिए डीआईसीजीसी आपको 5-5 लाख रुपए देगा, अगर वो सारे बैंक्स चले जाते हैं तो। ये जो पैसा डीआईसीजीसी आपको दे रहा है ऐसे क्रिटिकल कंडीशन के टाइम पे, वो पैसा डीआईसीजीसी के पास कहां से आएगा? वो पैसा जो है दोस्तों डीआईसीजीसी बैंक से लेता है प्रीमियम के फॉर्म में। जैसे हम हमारा इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस के लिए एक प्रीमियम भरते हैं हर साल का, वैसे ही दोस्तों बैंक्स को डीआईसीजीसी को एक प्रीमियम देना होता है, जिससे कि अगर कभी वो बैंक ऐसी कोई कंडीशन में फंस जाए तो डीआईसीजीसी उसकी हेल्प करने के लिए आए। अभी दोस्तों वो जो प्रीमियम है वो है हर 10,000 रुपए पे 12 रुपए का, ये 1 साल का है दोस्तों। तो ऐसे हर बैंक को दोस्तों ये प्रीमियम देना होता है जो कि है फ्लैट। यानी चाहे वो बैंक आपके पैसे को किसी रिस्की कैटेगरी में डाल रहा है, चाहे वो पैसे को एक सेफ कैटेगरी में डाल रहा है, दोनों के लिए जो प्रीमियम अमाउंट है दोस्तों वो सेम ही है और वो यही है 12 रुपए हर 10,000 पे 1 साल के लिए। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, यानी ये जो सिस्टम अभी चल रहा है फ्लैट प्रीमियम वाला, इसके प्लस पॉइंट क्या है और इसके माइनस पॉइंट क्या है। इसका दोस्तों प्लस पॉइंट यह है कि बैंक्स के ऊपर बर्डन ज्यादा नहीं पड़ता है प्रीमियम का, और वो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और कस्टमर को टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहते हैं। और इसका नेगेटिव पॉइंट दोस्तों ये है कि कोई ऐसे बैंक जो ज्यादा रिस्क लेते हैं और उस पैसे को ज्यादा रिस्क की जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान के चलिए अगर उनको कल कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उस केस में बैंक के ऊपर तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, लेकिन जो उसके कस्टमर है वो सबसे ज्यादा भुगतेंगे। लेकिन यह वहां बैंक को दोस्तों क्या प्रीमियम देना पड़ रहा है, वही जो एक सेफ बैंक भी दे रहा है और वही प्रीमियम एक रिस्की बैंक भी दे रहा है। तो ये इसका दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि यहां पे सारे बैंक्स को एक समान माना गया है, उनके सारे इन्वेस्टमेंट को एक समान माना गया है। आते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट पे, वो है आरबीआई अब क्या करने वाला है। अब आरबीआई क्या सोच रहा है दोस्तों, उसने ये डिसाइड किया है कि जो भी बैंक जिस रिस्क कैटेगरी में वो पैसा डाल रहा है उसको उसके हिसाब से प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा रिस्क की कैटेगरी में जा रहा है उस पैसे के ऊपर उसको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा डीआईसीजीसी को। क्यों? क्योंकि वहां उस पैसे के डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे जितने भी देश हैं दोस्तों जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम पे चलते हैं, वो सारे देश या वो सारे इंस्टीट्यूशंस उस देश के एक फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, उसका नाम है दोस्तों कैमल्स। ये कैमल्स का दोस्तों जो फॉर्मूला है, इससे हम बैंक्स को रेटिंग देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ कैमल्स रेटिंग सिस्टम के अंदर दोस्तों कुछ अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और वो जितने भी पॉइंट्स हैं दोस्तों उन पॉइंट के बेसिस पे बैंक को रेटिंग दी जाती है। और जो बैंक है दोस्तों अगर उनकी रेटिंग 50% से नीचे आती है तो बैंक जो है दोस्तों वो रिस्की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये जो कैमल्स रेटिंग है दोस्तों, इसमें सी यानी होता है कैपिटल, बैंक के पास में प्रॉपर कैपिटल है या नहीं वर्किंग करने के लिए। उसके बाद में आता है ए का मतलब होता है एसेट क्वालिटी, यानी बैंक्स के पास में जो अभी एसेट्स हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं, डेड हैं, या आप उसको हाथों हाथ बेच सकते हैं अगर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो। देन उसके बाद में आता है दोस्तों एम का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी बैंक का जो मैनेजमेंट है दोस्तों वो ऐसी कंडीशन अगर कभी उभर के आती है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा। ई का मतलब होता है अर्निंग्स, बैंक जो काम कर रहा है दोस्तों उस काम से उस बैंक की अर्निंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। देन नेक्स्ट आता है दोस्तों लिक्विडिटी, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कभी किसी बैंक के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके पास में सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने कस्टमर को पैसा रिफंड कर सके और कस्टमर का जो भरोसा है उस बैंक के ऊपर वो हमेशा बना रहे। और लास्ट जो आता है दोस्तों वो है एस मतलब सेंसिटिविटी टू द रिस्क। कभी मार्केट में कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम का इस बैंक के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा और वो बैंक उस प्रॉब्लम को लेके कितना सेंसिटिव है वो भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो रेटिंग है दोस्तों, इस रेटिंग से ही बैंक को एक फाइनल अपना नंबर मिलेगा और उस नंबर के बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बैंक सेफ है या नहीं। दूसरा जो दोस्तों इसमें पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर आरबीआई ने ये सेफ्टी रेटिंग बोल लो या इसको अपन रिस्क रेटिंग बोलें, इसको कंपलसरी कर दिया और सारे बैंक्स को ये डिस्प्ले करना भी कंपलसरी कर दिया तो कस्टमर के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। पिछले 2-3 साल का दोस्तों ये ट्रेंड बता रहा है कि बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट ज्यादा बांट रहे हैं एज कंपेयर टू द डिपॉजिट्स जो उनके पास में आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में दोस्तों उनकी जो डिपॉजिट वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा बांटते जा रहे हैं, आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो जो है दोस्तों डिपॉजिट्स का वो कम है। नेक्स्ट जो दोस्तों इसमें पॉइंट आता है, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो है इंटरनेट दोस्तों आज की तारीख में आप, मैं और हमारे जैसे बहुत सारे यूजर जो हैं दोस्तों यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, अपने कार्ड्स हो गए, उनकी सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर कभी किसी बैंक की कोई न्यूज ऐसे सामने आ जाती है तो लोग सबसे पहले अपने नेट बैंकिंग लॉगिन करके या यूपीआई लॉगिन करके वो पेमेंट वहां से फटाफट निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो एक और इसमें नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों वो है इन्फ्लुएंसर्स, यानी ऐसे लोग जो इन केसेस के ऊपर वीडियो बनाएंगे, वो इस आग को और ज्यादा फैलाएंगे और लोगों के मन में ज्यादा डर बैठेगा जिससे वो बैंक्स की तरफ जाना ही बंद कर देंगे और एट लास्ट बैंक के पास में जो डिपॉजिट्स आ रहे थे थोड़े बहुत वो भी बंद हो जाएंगे। तो इस केस में दोस्तों आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम भी लिखिए और आपको उसके ऊपर कितना ट्रस्ट है कि वो आपके पैसे को कितना सेफली हैंडल कर रहे हैं।
तो आरबीआई इसको इसलिए लाना चाह रहा है दोस्तों, ताकि आगे आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाया जा सके कि अगर कभी ऐसा कोई रिस्क आता भी है तो उससे निपटने के लिए आरबीआई के पास में, बैंक के पास में और डीआईसीजीसी के पास में प्रॉपर टाइम और प्रॉपर फंड्स अवेलेबल हों। और साथ ही साथ दोस्तों उनको ये डिजिटल एरा में जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है या आगे आने वाले टाइम में जनरेट हो सकती है, उसका भी उनको अभी से सॉल्यूशन ढूंढ के रखना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आरबीआई ये जो कदम उठा रहा है उस कदम से हमारे जो बैंक्स हैं और हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो और ज्यादा सेफ एंड साउंड हो जाएंगे और यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनका पैसा और ज्यादा सेफ रहेगा। और इसी मैसेज के साथ में दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।